Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस की बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो में हम बायोलॉजी की फर्स्ट वीडियो जीव विज्ञान का परिचय देखेंगे और जीवधारियों का वर्गीकरण देखेंगे, और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीव विज्ञान है क्या। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी विज्ञान की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मन के थे। तो जीव विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी है, बायो और लोगस। तो बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। तो ये तो हो गया बायोलॉजी शब्द का अर्थ। तो इसमें हमने देखा जीवन यानी कि सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सजीव कौन है, किनको हम कहेंगे कि ये सजीव हैं, यानी कि हु इज़ लिविंग। तो सजीव कौन होते हैं। तो देखिए सजीवों में क्या क्या विशेषता होती हैं जो कि हमें निर्जीवों से अलग करती हैं। तो सबसे पहले तो सजीव श्वसन करते हैं, यानी कि उनमें रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। जैसे कि अगर हम अपने आप को ही उदाहरण में लेते हैं, हम सजीव हैं ना, तो हम श्वसन करते हैं। दूसरा पॉइंट है सजीव वृद्धि यानी कि ग्रोथ करते हैं, तो हमारी ग्रोथ होती है। तीसरा सजीव पोषण करते हैं यानी कि न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हम भी जीवित रहने के लिए पोषण लेते हैं ना, आहार लेते हैं। चौथा पॉइंट है उनमें पाचन की प्रक्रिया होती है, डाइजेशन होता है। तो हमारे शरीर में भी पाचन की प्रक्रिया होती है। जो भी हम खाते हैं पाचन तंत्र उन्हें क्या करते हैं, पचाते हैं। उसके बाद उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और छठा पॉइंट है कि सजीवों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन होता है। तो मुख्यतः ये 6 चीज़ें आपको सजीवों में मिलेंगी, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी सजीव हैं, उनमें ये 6 चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी कि वो श्वसन करते हैं, उनमें वृद्धि होती है, वो पोषण लेते हैं, पाचन की प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन क्रिया होती है और वो प्रजनन करते हैं। तो ये हैं सजीव। तो क्या हम पौधों को यानी कि प्लांट्स को सजीव कह सकते हैं। तो हाँ, पौधे भी सजीव होते हैं, क्योंकि पौधों में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, उनमें भी वृद्धि होती है। तो आपने देखा होगा कि आप छोटा सा पौधा लगाते हैं तो वो भी बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, तो उसमें वृद्धि होती है। पौधे भी पोषण लेते हैं। तो हाँ बिल्कुल, पौधे भी पोषण लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये पोषण लेते हैं। छठा उत्सर्जन। तो पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो पौधों और प्राणियों दोनों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, परंतु पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन अंग या तंत्र नहीं होता। जैसे हमारे इंसानों में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन अंग होता है, पर पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होता। पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों, छालों, फलों या बीजों के माध्यम से निष्कासित करते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, जो उनके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ना, वो पत्तियों के माध्यम से, छालों के माध्यम से, फलों के माध्यम से या बीजों के माध्यम से निष्कासित करते हैं। पर पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है और पौधे प्रजनन भी करते हैं फूलों के माध्यम से। तो इसीलिए पौधे भी सजीव होते हैं। तो अगर हम उदाहरण देखें तो बताइए, क्या मेज यानी कि टेबल सजीव है। तो नहीं, ये निर्जीव है, क्योंकि ना तो इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, ना इसमें ग्रोथ होती है, ना ये कोई पोषण लेता है,
ना इसमें कोई उत्सर्जी अंग है, तो ये क्या है? तो ये निर्जीव है। उसके बाद है, तो बताइए पौधे सजीव होते हैं? तो हाँ, पौधे सजीव होते हैं। तीसरी चीज़ है कॉकरोच, तो बताइए कॉकरोच सजीव है या निर्जीव? तो कॉकरोच भी सजीव है। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं हम जीव विज्ञान की शाखाएं यानी कि बायोलॉजी की ब्रांचेस। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। याद रखिएगा, जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में जितने भी जंतु आते हैं, इंसान भी जंतु विज्ञान में ही आते हैं। और वनस्पति विज्ञान में जितने भी पेड़ पौधे पादप समूह है ना, ये वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु हैं और इंसान जंतु विज्ञान के अंदर आते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। और इन्हें याद रखना भी आसान है। तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति यानी पेड़ पौधों से रिलेटेड है। तो पेड़ पौधे ही मिलकर क्या बनाते हैं? जंगल यानी कि फॉरेस्ट। और थियोफ्रेस्टस के पीछे क्या है? फ्रेस्टस, जिसे आप फॉरेस्ट से रिलेट कर सकते हैं। तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं और अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक हैं। तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? तो अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था। इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। उसके बाद है थियोफ्रेस्टस। तो इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो देखिए, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जनक कौन है? तो अरस्तु। और जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन है? तो वो भी अरस्तु हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। और कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक। इनका भी नाम याद रखिएगा, ये कोशिका विज्ञान के जनक हैं। तो आगे अब हम देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, सबसे पहले है कोशिका। कोशिका यानी कि सेल। तो कोशिका के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कोशिका विज्ञान के बारे में बताऊंगा। पर आप यहाँ पर यह समझ लीजिए कि जो कोशिका होती है ना, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर मनुष्य के शरीर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर देना, तो जो सबसे छोटी इकाई होगी वो कोशिका होगी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी छोटी इकाई कोशिका होती है। यहाँ पर मैं आपको मनुष्य का उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मनुष्य के शरीर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर देना, तो जो सबसे छोटी इकाई होगी उसे हम कोशिका कहेंगे, सेल कहेंगे। और इसी कोशिका के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, हिंदी में उत्तक कहते हैं। और उत्तक के समूह को हम अंग कहते हैं। अंग जैसे कि छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई। और यही अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? पाचन तंत्र बनाएंगे। और यही अंग तंत्र मिलकर जीव बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो देखिए, सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक। उत्तक से मिलकर बनता है अंग। अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र।
और अंग तंत्र से मिलकर बनता है जीव। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। तो कोशिका विज्ञान वाली वीडियो में मैं डिटेल में आपको कोशिका के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में तो हम केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस, जिन्हें कार्ल लिनियस भी कहा जाता है, तो इन्होंने की थी। तो लिनियस ने जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत की थी और लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी को इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। याद रखिएगा, इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ? तो टैक्सो का मतलब हुआ समूह यानी कि ग्रुप, और नोमी का मतलब हुआ नाम रखना। तो टैक्सोनॉमी का मतलब ये हुआ कि इस धरती पर जितने भी जीवधारी यानी कि जीवित प्राणी हैं ना, उनका हम अलग अलग समूह बनाएंगे और उनके अलग अलग समूह का कुछ नाम रख देंगे, जिसकी वजह से हम उनके बारे में आसानी से जान पाएंगे। इसीलिए बायोलॉजी की वो शाखा जिसमें हम जितने भी जीवधारी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके समूह बनाते हैं और उनका नाम रखते हैं, तो उसी शाखा को टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी 3 चरण में होता है, यानी कि वर्गीकी के 3 स्टेप होते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। दूसरा है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। तीसरा है नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। तो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने कोई नया जीव देखा, तो सबसे पहले आप उसकी क्या करेंगे? पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये जीव पहले नहीं देखा गया है, ये एक तरह का नया जीव है। और पहचान करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे कि जो ये नया जीव है ये उड़ता है या ये रेंगता है कि पानी में तैरता है, तो आप उसका वर्गीकरण कर लेंगे। और वर्गीकरण करने के बाद उसका एक साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नाम रखा जाएगा। तो वर्गीकी के 3 स्टेप हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, पहले पहचान की जाएगी। दूसरा है क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण किया जाएगा। और तीसरा स्टेप है नोमेनक्लेचर यानी कि उसका नामकरण किया जाएगा। तो वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में विभाजित किया था। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया? एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरे, जिसमें इन्होंने क्या किया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, और दूसरा है जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। तो पादप जगत में इन्होंने सभी पेड़ पौधों को रख दिया और जंतु जगत में इन्होंने सभी जीव जंतुओं को रख दिया। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया? जीवों का वर्गीकरण 2 भागों में कर दिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो कैरोलस लिनियस ने जो ये वर्गीकरण किया ना, इसे 2 जगत वर्गीकरण कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि इन्होंने जीवों को 2 भागों में बांटा था ना, इसीलिए से 2 जगत वर्गीकरण कहा जाता है, पादप जगत और जंतु जगत। तो इनके बाद आए अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने जीवों को 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि पादप जगत तो ठीक है और जंतु जगत भी है, लेकिन इसी के साथ धरती पर प्रोटिस्टा जगत भी है। तो इन्होंने 3 जगत वर्गीकरण दिया है। किसने? अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है। पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत और तीसरा प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा में क्या आएगा? तो अमीबा, ये प्रोटिस्टा जगत में आता है। जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये किस जगत में आता है? तो प्रोटिस्टा जगत में आता है। तो ये जो अलग अलग किंगडम है ना, इन पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आप इतना समझ लीजिए कि अर्नेस्ट हैकल ने जीवों को 3 भागों में विभाजित किया था, पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत। तो हमने 2 जगत वर्गीकरण पढ़ा, 3 जगत वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद है 5 जगत वर्गीकरण। 4 जगत वर्गीकरण भी है, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है और एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाता। पर जो 5 जगत वर्गीकरण है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो एग्ज़ाम में प्रश्न क्या बनता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? तो R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने क्या किया कि इस धरती पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उन्हें 5 भागों में बांट दिया। पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, ये 3 भाग तो थे ही। इन्होंने क्या किया, मोनेरा और कवक को ऐड कर दिया। तो मोनेरा में क्या आएगा, तो जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, वो मोनेरा जगत में आएंगे। और कवक यानी कि फंजाई, ये वो जीव होते हैं जो मृतजीवी होते हैं, यानी कि विषम पोषी होते हैं और पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मशरूम कवक जगत में आता है। तो इन्होंने क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 भागों में बांट दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी? R.H. व्हिटेकर ने दी। और इन्होंने किसे किसे शामिल किया? तो पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक, इन 5 किंगडम को इन्होंने शामिल किया। याद रखिएगा। तो 5 किंगडम की बात हुई है, तो एक बार इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर यहाँ पर इनकी बात हुई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले है मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा किंगडम क्या है? इस जगत में कौन से जीव आते हैं? तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है? तो अगर आपने कोशिका के बारे में पहले पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो और भी अच्छा है, मैं सेल वाले चैप्टर में इसके बारे में बताऊंगा, पर यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो देखिए, जो सेल होता है यानी कि कोशिका होती है ना, कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिका वे कोशिका होती हैं जिसके अंदर जो केंद्रक होता है ना, उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती, या अभी जो वो झिल्ली है उसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। तो सेल के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। अगर यही केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित हो या उसका पूरा विकास ना हो तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाएगा। पर अगर उस सेल के केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी तो उसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाएगा। अगर केंद्रक के चारों ओर झिल्ली उपस्थित नहीं है या उसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। पर अगर केंद्रक झिल्ली उपस्थित है तो उसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाएगा। तो जो मोनेरा जगत में आते हैं ना, वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी कि उनके केंद्रक के चारों ओर या तो केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं है या उनका अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। तो ऐसे जीव कौन कौन से हैं? जैसे कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया इसमें सम्मिलित होते हैं। तो बैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। उसके बाद है प्रोटिस्टा जगत। तो इस जगत के जो जीव होते हैं वो जलीय होते हैं, यानी कि वो जल में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। अगर उदाहरण से मैं आपको बताऊं तो जैसे अमीबा, तो अमीबा प्रोटिस्टा जगत में आता है। अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम, युगलीना, ये सभी प्रोटिस्टा जगत के उदाहरण हैं। और जो युगलीना है ना, ये पादप तथा जंतु के बीच में कड़ी का काम करती है। याद रखिएगा, युगलीना पादप तथा जंतु के बीच में कड़ी का काम करती है। तो अमीबा किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। उसके बाद है पादप जगत। तो पादप जगत आपको पता ही है कि जो पेड़ पौधे हैं वो पादप जगत में आएंगे। तो इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे सभी इस जगत के अंग हैं। तो सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं ये पादप जगत में आते हैं। उसके बाद है जंतु जगत। तो जंतु जगत में सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। उदाहरण के रूप में हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल, पक्षी तथा स्तनधारी जीव सभी इसी जगत के अंग हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं और इंसान भी सभी जंतु जगत में आते हैं। उसके बाद 5वां जगत है कवक यानी कि फंजाई। तो यह जीव विषम पोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं।
अतः इसे मृत जीवी भी कह दिया जाता है। उदाहरण के रूप में मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम इसी जगत के सदस्य हैं। तो मशरूम किस जगत का है? तो ये कवक जगत का है। तो यहाँ पर हमने पांचों किंगडम के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले ली। इनके बारे में अगली वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? तो इसे अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किताब में थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है? तो थियोफ्रेस्टस ने किस किताब में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिस्टोरियम प्लांटेरम। इसमें इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति किसने प्रतिपादित की और दोनों जगत को प्लांटी और एनिमिलिया नाम दिया? यानी कि किसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी जिसका नाम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम रखा? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो देखिए एसएससी CHSL 2021 में कितना आसान प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कोशिका विज्ञान कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। कई बार ये पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि डैश को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत वर्गीकरण दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी डैश है? तो जुगलीना को पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत वर्गीकरण में किसे सम्मिलित नहीं किया? तो अर्नेस्ट हैकल ने जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है ना, उसमें किस किंगडम को शामिल नहीं किया? तो इसका सही जवाब है मोनेरा। मोनेरा जगत को अर्नेस्ट हैकल ने शामिल नहीं किया। इन्होंने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम इन तीनों को शामिल किया था, परंतु मोनेरा जगत को शामिल नहीं किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जगत का नाम नहीं है? यानी कि जो व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है ना, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक किंगडम शामिल नहीं किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जीवाणु। जीवाणु कोई किंगडम नहीं है, किंगडम है मोनेरा। तो 5 किंगडम थे ना, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। जीवाणु कोई किंगडम नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। आज का आखिरी प्रश्न है कि सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक के लेखक हैं कैरोलस लिनियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।